नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा जीवभार का पिरामिड, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवभार का पिरामिड उल्टा तथा सीधा दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। चार्ल्स एल्टन, एवलीन हचिंसन तथा रेमंड लिंडमैन ने पारिस्थितिक पिरामिड के विकास में योगदान दिया। एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है। तो इसमें हो जाएगा उत्पादक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की मात्रा उत्पादकों में सबसे अधिक होती है। ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के माध्यम से होता है। यह ऊर्जा पौधों के विभिन्न कार्बनिक उत्पादों में संग्रहित रहती है। एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण घास, हिरण और बाघ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है। तो खाद्य श्रृंखला इसमें हो जाएगा घास, हिरण और बाघ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम से तात्पर्य है, तो ये हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर या निलंबित कणिका तत्व। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम का तात्पर्य निलंबित कणिका तत्व है। यह हवा में लटके हुए छोटे कण होते हैं। ये ठोस एवं तरल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उद्यानों में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है। तो कौन सा नहीं सुलेमित है, तो ये हो जाएगा भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका सुलेमित नहीं है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान ये गोवा में है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान ये चेन्नई में है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में। बालापक्रम राष्ट्रीय उद्यान ये मेघालय में है। आगे है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। शांत घाटी या साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। यह पलक्कड़ जिले में स्थित है। वर्ष 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। तो अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक हो जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक अम्ल के रूप में वर्षा में शामिल होते हैं। अम्लीय वर्षा का pH मान 4.2 से 4.4 होता है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं। इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बांज के जंगल। तो पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिक प्रजातियां बांज के जंगल में निवास करती हैं। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। तो राष्ट्रीय उद्यान में संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को। राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जहाँ संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह वनस्पति जात, प्रणाली जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनिष्ट होता है। तो यह हो जाएगा ओजोन मॉलिक्यूल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब वातावरण में मुक्त होता है तो यह ओजोन अणुओं का क्षरण करता है। समताप मंडल में यह 65 से 110 साल तक रह सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापारिक नाम फ्रियॉन है। CFC का उपयोग 2/3 भाग रेफ्रिजरेटर में तथा 1/3 भाग होम इंसुलेशन उत्पादक के रूप में होता है। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। तो कहाँ पे होता है, तो हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट है। समताप मंडल में ओजोन का
अवक्षय विस्तृत रूप से होता है, लेकिन यह अवक्षय अंटार्कटिक क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ काफ़ी बड़े क्षेत्र में ओजोन की परत काफ़ी पतली हो गई है। ओजोन क्षेत्र पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर के बीच समताप मंडल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? तो ये हो जाएगा अपघटक। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया व कवक अपघटक या मृत जीवी होते हैं। ये पोषक के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले द्वारा किया गया। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये हो जाएगा 1906 में। ये आपके सारे आए हुए प्रश्न हैं, बीपीएससी टीआरई 3 में आए थे। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून में सन 1906 में की गई थी, जिसे वर्तमान में वन अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। यह संस्थान न केवल भारत अपितु पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वैज्ञानिक वानिकी के विकास का पर्याय है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। वे प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों और अन्य वायुमंडलीय घटकों के बीच परस्पर क्रिया के कारण बनते हैं, द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप पीएन, पैन प्रकाश, रासायनिक धुंध, ओजोन और अम्ल वर्षा इत्यादि वे प्रदूषक जो स्रोत से सीधे वायुमंडल में प्रवेश करता है प्राथमिक प्रदूषक कहलाता है। उदाहरण के लिए CO2, CO, HFO, HCS इत्यादि। इस प्रकार विकल्प ई सही उत्तर नहीं है, कोई नहीं है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा अजीवी कारक नहीं है? अजीवी कारक कौन सा नहीं है? इसमें हो जाएगा जंतु। अजीवी या अजैविक शब्द पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद सभी निर्जीव कारकों को संदर्भित करता है, जैसे आर्द्रता, सूर्य प्रकाश, जल व भूमि इत्यादि। जैविक कारक सभी जीवित चीज़ों से संबंधित हैं, जैसे जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। वायु प्रदूषण पौधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जमीनी स्तर के ओजोन जैसे हानिकारक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण में बाधा डालते हैं, पेड़ों की पत्तियों और फूलों को बढ़ने से रोकता है और उनके खिलने में देरी करते हैं। इसके अलावा अम्लीय वर्षा और मिट्टी द्वारा अवशोषित प्रदूषक पौधों की जड़ों व तनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार सही उत्तर डी हो जाएगा। आगे है, कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? ये हो जाएगा 1767। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में की गई थी। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। अगला है, मत्स्य कृषि सूचक है, तो हो जाएगा संभववाद का। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी की विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं। मत्स्य कृषि, फलोद्यान व चारागाही इत्यादि संभववाद के सूचक हैं। अगला है, पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया, इसमें हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक।
भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद को बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। उन्होंने इसे नव निश्चयवाद अथवा रोको और जाओ निश्चयवाद नाम दिया। इसके तहत प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण नियतिवाद को और नव नियतिवाद को जन्म दिया। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? तो किससे खतरा है? तो हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। पर्यावरण के लिए खतरा जनसंख्या वृद्धि से है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि सीवेज प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन सहित उच्च अपशिष्ट उत्पादन में योगदान करती है। इससे वायु व जल प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक आवासों का तेजी से ह्रास होता है। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो हो जाएगा पश्चिमी घाट। जैव विविधता हॉटस्पॉट अपनी उच्च प्रजाति समृद्धि और स्थानिकता के लिए जाना जाता है। भारत में 4 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं: पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड है। अगला प्रश्न है, बीओडी जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है कि पानी बहुत प्रदूषित है। बीओडी उच्च जल प्रदूषण को इंगित करता है। बीओडी पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को दर्शाता है, इसलिए कम बीओडी अच्छी गुणवत्ता वाले पानी का संकेतक है। अगला प्रश्न है, मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है। क्यों होती है? तो ऑक्सीजन की कमी से। मल के द्वारा दूषित पानी में मछलियों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि जल दूषित में ऑक्सीजन की कमी होती है। जब जल निकायों में वाहित मल को डाला जाता है तो तालाब में अपशिष्ट जल तेजी से सड़ना शुरू हो जाता है। इसमें मछलियों की मृत्यु हो जाती है। भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। तो भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। भारत में प्रवाल भित्तियों का क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और लक्षद्वीप समूह में पाए जाते हैं। वे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होती हैं। इन्हें महासागर का वर्षा वन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा 1968। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन सितंबर 1968 में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के अंतर्गत 16 जून 1969 को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीका संधि प्रवाह में आई थी। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये हो जाएगा मुरैना जो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले में स्थित राष्ट्रीय चंबल सैंक्चुअरी घड़ियालों के प्रजनन का एक बड़ा केंद्र है। इस अभयारण्य में विश्व की 80% घड़ियाल आबादी निवास करती है। इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, कृषि का विस्तार तथा चराई और जलाने की लकड़ी का एक भी कारण तीनों वनस्पतियों और जीवों की कमी के वैध कारण है। अगला है, ऑटोमोबाइल्स निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। इसमें हो जाएगा सीसा।
सीसा ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। इसका शरीर पर विभिन्न प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसमें न्यूरोलॉजिकल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रभाव शामिल है। आगे है, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। इसे बोलते हैं पारिस्थितिक क्षरण। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन पारिस्थितिक क्षरण कहलाता है। पारिस्थितिक क्षरण से तात्पर्य विशेष रूप से वायु, जल व भूमि के भौतिक, रासायनिक व जैविक अभिलक्षणों में अवांछित परिवर्तन से मानव आबादी, अन्य जीवन, औद्योगिक प्रक्रियाओं व सांस्कृतिक विरासत, भवन व स्मारक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक सिंह युक्त गैंडा का गृह राज्य है, तो ये हो जाएगा असम। एक सिंह वाला गैंडा राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा है। इसका प्रमुख गृह राज्य असम है। एक सिंग वाले गैंडे की पहचान एकल काले सिंग और त्वचा के सिलवटों के साथ भूरे रंग से होती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसे IUCN की लाल सूची में सुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आगे है, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका है गोवा में। आगे है, वन्य जीव अभयारण्य और कहाँ पे स्थित है? तो भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य ये गोवा में है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में। कोनो वन्य जीव अभयारण्य ये मध्य प्रदेश में है। 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो बाघों की संख्या है 3167। 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3167 है। यहाँ दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघों का निवास है। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों के लिए आश्रय एवं संरक्षण प्रदान करता है। मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित है। यह टाइगर रिजर्व मध्य भारत में सतपुड़ा हिल रेंज की दक्षिणी शाखा पर स्थित है, जिसे गविलगढ़ हिल कहा जाता है। वर्ष 1974 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973-74 में अधिसूचित पहले 9 बाघ अभयारण्यों में से एक है। हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगल भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं? तो ये हो जाएगा दुर्लभ प्रजाति। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण हैं। दुर्लभ प्रजातियों के जीवों को प्रभावित करने वाले नकारात्मक कारकों की सक्रियता से छोटी प्रजातियों लुप्तप्राय या कमजोर श्रेणी में आने लगती हैं, इसलिए इनके संरक्षण की विशेष आवश्यकता होती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस गैस की वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? तो ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। वायु प्रदूषण में वायुमंडल में हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। सामान्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लीड इत्यादि गैस प्रमुख वायु प्रदूषक हैं। ऑक्सीजन एवं आर्गन प्राकृतिक रूप से वायु के भाग हैं, अतः सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषक है। आगे है,
किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बिहार में। बिहार राज्य में रक्षाबंधन पर्व को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा एल्युमिनियम हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैव निम्नीकरण ऐसे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक कारकों जैसे पानी, ऑक्सीजन, वर्षा तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं। लकड़ी, रुई, कपास जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। एल्युमिनियम, पन्नी जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं कार्निवोर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है कार्निवोर या मांसाहारी कहलाता है। कार्निवोर ऐसा प्राणी होता है जिसकी भोजन और ऊर्जा आवश्यकताएं किसी अन्य प्राणी के शारीरिक भागों को ग्रहण करने से पूरी होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाह भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। इस जैवमंडल का क्षेत्र श्रीलंका से आगे भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर 10,50,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में 21 द्वीपों के साथ नदमुखों, समुद्री शैवाल युक्त समुदाय, समुद्री घटक, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, खारे दलदल और मैंग्रोव वन शामिल हैं। खाड़ी के 3600 पौधों और जानवरों की प्रजातियों में विश्व स्तर पर लुप्तप्राय समुद्री गाय और 6 मैंग्रोव प्रजातियां प्रायद्वीपीय भारत में स्थानिक हैं। अगला प्रश्न है, गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया है, गंगा नदी के डॉल्फिन को IUCN की रेड डाटा लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2 है, इनमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। 3 है, यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। 4 है, इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय की श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ ही भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत गंगा डॉल्फिन का शिकार करना प्रतिबंधित है। यह दृष्टिहीन होती हैं। शिकार करने के लिए इनके द्वारा इकोलोकेशन अर्थात पराश्रव्य ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। सुर्खियाँ बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो यह हो जाएगा महासागर। इसकी व्याख्या है, सुर्खियाँ बटोरने वाली लिस्बन घोषणा महासागरों के संरक्षण से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन घोषणा
हमारा महासागर, हमारा भविष्य, हमारी जिम्मेदारी को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ संपन्न हुआ। 150 से अधिक देश समुद्री आपातकाल से निपटने के लिए विज्ञान आधारित और नवीन कार्यों को बढ़ाने पर सहमत हुए। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए। मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? तो हो जाएगा नतांगी राष्ट्रीय उद्यान। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए। मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में एक भारत के नतांगी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं। नतांगी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर पूर्व भारत के नागालैंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। स्थानीय क्षेत्रों में आम लोग इसे इटंकी कहते हैं। वर्ष 1975 में नागालैंड राज्य सरकार द्वारा नतांगी रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था, अतः वर्ष 1993 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया। तमिलनाडु राज्य सफ़ेद पीठ वाले गिद्धों, लंबी चोंच वाले गिद्धों और लाल सिर वाले गिद्धों की मेजबानी करता है, जिन्हें IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। केरल की शांत घाटी संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। केरल की शांत घाटी में पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर स्तनधारियों की 41 प्रजातियाँ, पक्षियों की 175 प्रजातियाँ, तितलियों की 164 से अधिक प्रजातियाँ, सरीसृप की 49 तथा उभयचर की 47 तथा पतंगों की 400 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ध्यातव्य है कि यहाँ पर सिर की पूंछ वाला मकाक बंदर पाया जाता है, जो यहाँ की स्थानीय प्रजाति है। इरुलास, कुरुम्बा, मुदुगास और कट्टुनैकर यहाँ के प्रमुख जनजाति समूह हैं। वर्ष 1914 में साइलेंट वैली क्षेत्र के जंगलों को आरक्षित क्षेत्र तथा 1984 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? तो ये हो जाएगा 2010 में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को NGT अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित मामलों के प्रभावशाली और त्वरित निपटारे के लिए की गई थी। वर्तमान में जस्टिन प्रकाश श्रीवास्तव NGT के अध्यक्ष हैं। NGT का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय या इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? इसमें हो जाएगा वनस्पति उद्यान। स्वस्थानीय या इन सीटू प्रकार की संरक्षण पद्धति में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित क्षेत्र बनाकर संरक्षित किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व आदि आते हैं, जबकि परस्थानीय या एक्स सीटू
प्रकार के संरक्षण पद्धति में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर एक विशेष क्षेत्र या स्थान में रखा जाता है, यहाँ उनकी रक्षा या देखभाल की जा सके। इसके अंतर्गत प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्य जीव सफारी पार्क, जीन बैंक, बीज बैंक आदि आते हैं। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? दिया जाएगा आर्द्र भूमि। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। यह संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में हुई थी, इसलिए इसे रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। भारत ने इस संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क प्रारंभी अनुक्रमण में अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? दिया जाएगा लाइकेन। शुष्क प्रारंभिक अनुक्रमण में अग्रामी प्रजाति के रूप में लाइकेन प्रजाति कार्य करती है। लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। शुष्क प्रारंभी अनुकरण शुष्क भूमि में शुरू होता है और समशुष्क स्थिति प्राप्त होने पर जारी रहता है। दोनों अवस्थाओं में समशुष्क अवस्था समान है, अर्थात न तो बहुत शुष्क और न ही बहुत आर्द्र है। यहाँ का समुदाय पर्यावरण के साथ निकट समावस्था में होता है। अगला प्रश्न है, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है? दिया जाएगा धान का खेत। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्प सही हैं। धान का खेत मीथेन का मुख्य स्रोत है। इसके अतिरिक्त मीथेन तेल, कोयला और गैस के निष्कर्षण, प्रसंस्करण की प्रक्रिया के दौरान तथा जीवाश्म ईंधन के दोहन के माध्यम से भी निकलता है। SO2 प्रदूषण सूचित होता है। दिया होता है लाइकेन द्वारा। सही ऑप्शन सही हो जाएगा लाइकेन द्वारा। SO2 उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक है। वायुमंडल में इसकी सांद्रता अधिक होने पर यह सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण करता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं। लाइकेन SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं। वे सल्फर डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता में मर जाते हैं, इसलिए वे उन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते जहां सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होती है। अगला है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा राज्य में स्थित है। यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। इस अभयारण्य का नाम भारतीय पक्षी विज्ञानी सलीम अली के नाम पर रखा गया है। IUCN मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय ये है स्विट्जरलैंड में। IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ दुनिया का प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। इसके द्वारा पौधों और जानवरों के संरक्षण के संबंध में रेड लिस्ट को जारी किया जाता है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? ये हो जाएगा 10%। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% ऊर्जा अगले स्तर पर स्थानांतरित हो जाती है और शेष ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती हैं। इसे 10% का नियम भी कहा जाता है। इसे रेमंड लिंडमैन ने दिया था। प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि यह एक परितंत्र में खाद्य श्रृंखला को इंगित करता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया था। किसने दिया था? दिया जाएगा लिंडमैन द्वारा दिया गया है। श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? तो श्वसन मूल इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक में पाए जाते हैं। कौन कौन से में?
श्वसन मूल जलोद्भिद एवं लवणोद्भिद दोनों पादपों में पाए जाते हैं। ये पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की जमीन में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम या न के बराबर होती है। इन पौधों की जड़ों के कुछ भाग जमीन के बाहर आते हैं। वे श्वसन में मदद करते हैं। इन्हीं को श्वसन मूल कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक कौन सा हो जाएगा इसमें? उपर्युक्त में एक से अधिक है। प्राथमिक प्रदूषकों की परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित प्रदूषकों को द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। जैसे ओजोन, पैन, SO2 आदि द्वितीयक प्रदूषक हैं, जबकि प्राथमिक प्रदूषक वे होते हैं जो प्रत्यक्ष तौर पर वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कणिक तत्व इत्यादि। पारिस्थितिकी तंत्र में वाही आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिए थे ओडम। पारिस्थितिकी तंत्र में वाही आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल ओडम द्वारा दिया गया था। लिंडमैन ने ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम प्रतिपादित किया। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो ये हो जाएगा उपर्युक्त में एक से अधिक। नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन और चिपको आंदोलन भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध प्रारंभ किए गए थे। गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर सबसे बड़े बांधों में से एक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1985 में मेधा पाटकर और बाबा आमटे ने की थी। अगला प्रश्न है, मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो ये हो जाएगा नाइट्रेट। मेथेमोग्लोबिनेमिया रोग नाइट्रेट में उच्च पानी और सब्जियों के सेवन, नाइट्रेट युक्त रसायनों के संपर्क में आने से होता है। जो नाइट्रेट के उच्च स्तर के साथ पानी पीते हैं या नाइट्रेट दूषित पानी से बने पदार्थ खाते हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण गंभीर स्वास्थ्य हानि विकसित कर सकते हैं। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ये हो जाएगा एक दिशी। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है तथा इसमें सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादप सूर्य की विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बनिक पदार्थों से खाद्य निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? तो इसमें हो जाएगा उपर्युक्त में एक से अधिक। परितंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। जैविक घटकों में हरे पौधे, जंतु, उपभोक्ता व अपघटक शामिल होते हैं, जबकि अजैविक घटकों में वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा आदि होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो ये हो जाएगा मीथेन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लैंडफिल से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। लैंडफिल अपशिष्ट पदार्थों को दफनाने के लिए बनाए गए गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए एक विस्तारित भंडारण क्षेत्र है, जिसमें प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया द्वारा गैस उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड लैंडफिल गैसें हैं। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हो जाएगा पादप, हिरण और शेर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है, तो किस क्रिया द्वारा नहीं विघटित होता है? तो इसमें उपर्युक्त में एक से अधिक। पर्यावरण में प्लास्टिक जीवाणु, मृतोपजीवी और परजीवी क्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होता। प्लास्टिक के
घटित होने में अनेक वर्ष लगता है। इसके रसायन आसपास के परिवेश में घुलने लगते हैं तथा समय के साथ छोटे छोटे घटकों में टूट जाते हैं तथा हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। अगला है ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते में शामिल है। यह हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। अक्षय ऊर्जा के स्रोत कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं। अक्षय ऊर्जा को प्राकृतिक रूप में नवीकरणीय संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें सौर, पवन, भूतापीय, बायोमास, जैव अपशिष्ट तथा जल विद्युत शामिल है। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। इसे बोलते हैं आहार जाल। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में बहुत अंतर होता है। सामान्यतः प्रत्येक जीव 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है जो स्वयं अनेक प्रकार के आहार बनाते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का जाल बनाते हैं जिसे आहार जाल कहते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो हो जाएगा 1%। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन पर्यावरण एवं वन संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1973 में गौरा देवी ने किया था, लेकिन आगे इसे सुंदरलाल बहुगुणा ने मजबूती प्रदान की। चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत आदि इससे जुड़े अन्य व्यक्ति थे। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो स्वपोषी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर बनाते हैं। उत्पादक हरे पौधे या पोषी प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय स्तर पर मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता में मेढक हो जाएगा और प्रथम में टिड्डा तथा तृतीय स्तर पर सांप शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वपोषी जीव पौधे, शैवाल एवं कुछ जीवाणु क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक जैसे शर्करा में परिवर्तित करते हैं। ये जीव और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके जीव मंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका उपयोग खाद्य श्रृंखला में अन्य जीवों द्वारा किया जाता है। अगला है साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट्स और सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन ये सभी साबुन और डिटर्जेंट में प्रदूषक होते हैं। गौरतलब है कि साबुन लगाने के लिए आवश्यक वसा और तेल पौधों और जानवरों से निकाले जाते हैं और इससे ट्राइग्लिसराइड बनाने के लिए वसा के प्रति अणु में 3 फैटी एसिड अणु मिलाए जाते हैं। इस प्रकार संदर्भित प्रश्न में से एक से अधिक विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? ये हो जाएगा फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, क्योंकि फास्फोरस चक्र लंबी व छोटे अवधि के होते हैं। यह कोशिका विकास में एक आवश्यक तत्व है। गैसीय चक्र में कार्बन
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसें शामिल होती हैं। फास्फोरस अवसादी जैव भू-रासायनिक चक्र है। इसके अनुसार फास्फोरस की गति स्थलमंडल, जलमंडल एवं जैवमंडल में होती है तथा इसमें प्रमुख भंडारण क्षेत्र स्थलमंडल है। आगे है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसे मैं अगले दिन पढ़ाऊँगी। यदि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।